गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल। हाहाकारी बारिश ने 4 राज्यों में मचा दिया कोहराम। जिन सड़कों पर फर्राटा भरती थी गाड़ियां, वहां अब चल रही है नाव। गांव हो या शहर, गलियां हो या घर, बारिश ने हर जगह मचा रखी है तबाही। बाढ़ के पानी में डूब गया है सब कुछ। न खाना है, न पानी है, बस आंखों से बहते आंसू हैं। क्या इंसान और क्या बेजुबान। आसमानी आफत से हर कोई है परेशान। ध्वस्त हो गए हैं हजारों मकान, बेघर हुए हैं लाखों इंसान, जान गंवा चुके हैं हजारों बेजुबान। बाढ़ और बारिश ने छीन ली हैं करीब 100 जिंदगियां। सैकड़ों लोग अब भी हैं लापता। मॉनसून की पहली ही बारिश ने खोल दी सरकार की पोल। बाढ़ के पानी में बह गए नेताओं के बड़े बड़े वादे, खोखले साबित हुए प्रशासन के तमाम दावे। बाढ़ में फंसे लाखों लोग लगा रहे हैं गुहार। आखिर कब थमेगा जल अमंगल। गर्मी हो तो परेशानी, बारिश हो तो परेशानी, क्योंकि बारिश का कहर इस कदर बरपता है कि उसके बाद कोई नजर नहीं आता। उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जो ताजा खबर वहीं से आ रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन का असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ा है और चारों धामों की यात्रा अस्थायी तौर पर फिलहाल रोक दी गई है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को गौरीकुंड में ही रोक दिया गया है। गंगोत्री हाईवे कई घंटे से बंद है और वहां भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। उधर हेमकुंड साहब की यात्रा भी खराब मौसम की वजह से रुक गई है। यात्रा के मार्ग में पुलना और घाघरिया गांव के बीच लक्ष्मण गंगा के ऊपर बनाए गए 3 अस्थायी पुल नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। तबाही, तबाही और बस तबाही। जहां तक नजर जाती है, बारिश और पानी का सैलाब दिखेगा। यह है गुजरात के कई जिलों की शक्ल, जहां भारी बारिश और बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। मॉनसून की पहली ही बारिश ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश और बाढ़ से निपटने के तमाम सरकारी दावे चंद घंटों में ही बह गए। गुजरात के अहमदाबाद, अमरेली, सूरत, सोमनाथ, नवसारी और बारडोली जिलों में बाढ़ ने जमकर प्रलय मचाई। बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया अमरेली में। बारिश की वजह से उफने पानी में अमरेली के कई गांवों का संपर्क कट गया। सड़कें टूट गईं, रास्ता बह गया, गांव तक मदद तक नहीं पहुंच पा रही। तमाम मुश्किलों के बावजूद IBN 7 की टीम अमरेली के बक्सरा गांव तक जा पहुंची। ये वही गांव हैं जहां सिर्फ 7 घंटों में 27 इंच बारिश हुई। और इसी का नतीजा पूरा गांव लगभग तबाह हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। मकान, रास्ते, पेड़, फसल सब कुछ बर्बाद। लोगों का कहना है कि रात में जब पूरा गांव सो रहा था, तभी दबे पांव आई बारिश ने उनका सब कुछ लूट लिया। इनकी आंखों में सब कुछ गंवाने का दर्द है। 3-4 बस तो पानी में बह गई है और अभी इतना बारिश है कि हमारा आधा गांव तो पानी में डूब गया है। वहीं गुजरात टूरिज्म की शान गिर और सोमनाथ में भी आसमानी आफत जमकर टूटी। रात में हुई जबरदस्त बारिश ने गांव के गांव को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लोगों के घरों में पानी घुस गया। इंसानों ने तो किसी तरह जान बचाई,
लेकिन सैकड़ों बेजुबान जानवरों को कोई नहीं बचा पाया। રાતના 4 વાગે પાણી આવી ગયું છે, 4 ને 6 મિનિટે પાણી આવ્યું હતું અને પાણી આવતે ને 4 ને 8 મિનિટે પાણી અમારા માથા સુધી પૂગ્યું હતું। કોઈ पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना और एयरफोर्स को बुलाया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अमरेली में 1500, राजकोट में 4000 से ज्यादा और भावनगर में 100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पानी के बीच फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री और खाने पीने का सामान ला रहे हैं सेना के हेलीकॉप्टर। सेना के लोग किसी देवदूत से कम नहीं। तो दोनों जगह पर सौराष्ट्र और साउथ गुजरात जहाँ भी नुकसान हुआ है वहाँ लोगों को मदद रूप होने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को सूचना दी है। पूरा तंत्र हमारा अलर्ट है और भारतीय हवाई दल के 3 हेलीकॉप्टर की सेवा हमने ली है। मामले की गंभीरता को जानने समझने के लिए मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। गुजरात सरकार ने बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर मारे गए लोगों के घर वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। गुरुवार को कई शहरों में बारिश में कमी आने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि खतरा टला नहीं है। अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। इनसेट 3D और कल्पना सैटेलाइट की तस्वीरों से भी साफ है कि आने वाले कुछ घंटे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पर भारी पड़ सकते हैं। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और ये हाल सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ताजा तस्वीरें किस तरीके से बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। पहाड़ी इलाका है, बारिश, बाढ़, भूस्खलन का असर चारधाम की यात्रा पर सीधे सीधे पड़ा और यहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं चारधाम की यात्रा पर उनके जहन में पुरानी तस्वीरें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि अस्थायी तौर पर इसे रोक दिया गया यात्रा को। श्रद्धालुओं को यह भी कहा गया है कि जहां पर हैं आप वहीं पर सुरक्षित रहें। केदारनाथ यात्रा जाने वाले तमाम जो श्रद्धालुओं ने गौरीकुंड में रोका गया है। गंगोत्री हाईवे कई घंटे से बंद पड़ा हुआ है और वहां भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा को भी रोक दिया गया है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा यात्रा के रास्ते में पुलना और घांगरिया गांव के बीच लक्ष्मण गंगा के ऊपर जो पुल बना हुआ है, अस्थायी पुल जो बनाया गया था वो तेज बहाव की वजह से बह गया है। बता दें कि 4000 यात्री हेमकुंड और घाघरिया में फंसे हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 26 और 27 जून को भारी बारिश हो सकती है और इसीलिए लोगों को पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की हिदायत दी गई है। जहन में वही पुराने हालात, एक बार फिर से वही पुरानी तस्वीरें ताजा हो रही हैं और इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने भी एहतियातन लोगों को पहाड़ी इलाकों में सफर करने के लिए हिदायतें दी हैं। खुरम शमसी हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल मौसम वहां पर कैसा है और क्या खबर आ रही है? जो लोग चारधाम की यात्रा पर निकले हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने 48 घंटों का अलर्ट किया था और आज पूरे दिन ही बारिश का सिलसिला जारी रहा और पूरे राज्य में एक सा ही यहाँ पर मौसम रहा है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो खासतौर से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश हुई है। इसके अलावा जिस तरह से इसी बारिश की वजह से जो चारधाम यात्रा मार्ग हैं वो प्रभावित हुए हैं और सरकार ने एहतियातन के तौर पर जो लोग उस टाइम यात्रा कर रहे थे तो उनको जो पहले से ही जगह चिन्हित थे, कुछ गेस्ट हाउस और कुछ होटल और कुछ प्राइवेट जगह है, वहां पर रुकवा दिया गया है। हालांकि सरकार ने बात साफ करी है कि चारधाम यात्रा रोकी नहीं गई है। एहतियातन जो लोग रास्ते में थे उनको ठहराने की व्यवस्था की गई है और मौसम के सुधरते ही, यहाँ तक कि लगभग आप मान के चलिए कि 27 तारीख को अगर मौसम के जैसे सुधरने के आसार हैं तो मौसम के सुधरते ही इन यात्रियों को दर्शन के लिए आगे जाने दिया जाएगा। अगर मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो अभी भी पूरे राज्य में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है जबकि मैदान में बारिश रुक चुकी है। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से प्रभावित हुई थी, कुछ जगह नदियां उफान पर आ गई थी, कुछ जगह भूस्खलन भी हुए हैं, कई जगह जो मार्ग है वो भी बाधित है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और एहतियात के तौर पर सभी जो यात्री हैं उनको सुरक्षित जगह पर रोका गया है। बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। एहतियातन यात्रियों को रोका गया। हालांकि तबाही के बाद से ही
हर बार अब ऐसा हो रहा है कि खुद मुख्यमंत्री भी संज्ञान लेते हैं इसका और खुद उत्तराखंड सरकार बहुत एहतियात बरतती है। कायदे से तरीके से लोगों को यात्रा के लिए अंदर जाने दिया जाता है और इसीलिए जहां पर लोग हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि आप वहीं पर रहें क्योंकि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर एक बार फिर से मुसीबत की बाढ़ में काफी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर जो हुआ है वो दक्षिणी कश्मीर में हुआ है और बुरा हाल अनंतनाग और कुलगाम का भी है, जहां पर कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, कई स्कूलों की इमारतें भी बर्बाद हो रही हैं और बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। मॉनसून की पहली बारिश में ही जन्नत में कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर एक बार फिर भयानक बाढ़ की चपेट में आ गया है। भारी बारिश के चलते अनंतनाग में झेलम नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और बडगाम में हालात बेहद खतरनाक हैं। कई पुल और सड़कें पानी में पूरी तरह बह गई हैं। अनंतनाग में घर और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने अनंतनाग और पुलवामा जिले में लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी है। वहीं श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रही है, यानी हर तरफ आफत ही आफत। अगर 2-3 फीट और आ गया यहाँ पे पानी तो हमारे लिए बहुत खतरा है सर। ये वो लोग हैं जो कि पिछले साल 2014 सितंबर में जो बाढ़ आई थी, अभी उससे उभर नहीं पा रहे हैं और लगातार फिर से बाढ़ जो है वो उसकी स्थिति बन गई है। और जैसा मैंने आपको दिखा दिया कि पानी का जो जलस्तर है जहलिम में वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जो बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय निवासी, खासकर जो जहलिम के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनमें एक बार फिर दहशत छाई हुई है। पुंछ में भारी बारिश के चलते पुलस नदी पर बना लोहे का पुल बह गया, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, हिलार के पास ट्रैक की खराब हालत को देखते हुए बनिहाल काजीगुंड के बीच रेल सेवा रोक दी गई है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह ठप हो गया है। हालांकि सीमा सड़क संगठन के जवान इसे ठीक करने में जुटे हुए हैं। उधर तवी नदी में पानी बढ़ने से 2 ट्रक फंस गए और उनकी जान पर बनाई। वहाँ पे खड़े थे, यहाँ से ये डैम्पर है GBR वालों के, ये वहाँ से मटीरियल लेके आ रहे थे, अचानक पानी बढ़ गया और ये बीच में ही फंस गए। यहाँ से लोगों ने शोर मचाया और वो ड्राइवर वगैरह था उन्होंने फटाफट छलांग लगा के बाहर निकलने की कोशिश। लोगों को अब उनकी रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि बाढ़ के चलते पर्यटन खत्म हो चुका है और सरकार से भी मदद नहीं मिल रही है। सितंबर से अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिले। हमें बहुत परेशान है, कोई ना खाने के लिए कुछ है, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है। हमारा बिजनेस से चौपट है सर, हमारा डैमेज हो गया सर पिछले साल बोट मेरा सारा। अभी तक कोई एक सिंगल पैसा भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिला। घाटी की मुसीबतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश जारी रहेगी, यानी आने वाले दिन जन्नत पर और भारी पड़ने वाले हैं। जम्मू में पवन शर्मा के साथ श्रीनगर से नसीर अहमद, IBN 7। और अब बात करते हैं बीजेपी की 4 देवियों पर संकट की। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की 4 महिला नेताओं की जो अलग अलग आरोपों का सामना कर रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस और केंद्र सरकार से सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा। उधर राजस्थान में भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो महाराष्ट्र में मंत्री पंकजा मुंडे भी घोटालों के आरोप में फंसी हुई हैं। केंद्र सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी की 4 महिला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने अलग अलग आरोपों से जूझ रही सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे और पंकजा मुंडे के खिलाफ राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मृति ईरानी का पुतला भी फूंका। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
मोदी जी को आज जवाब देना है कि देश में आज किस तरह की सरकार चल रही है। क्या देश में आज एक अघोषित इमरजेंसी नहीं लागू है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर विरोध का मोर्चा संभाला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। डिग्री विवाद में नाम उछलने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग की है। आज हालात यह है कि 4 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप हैं और हर 2 मिनट पे ट्विटर पर कुछ भी लिखने वाले प्रधानमंत्री जी मौन हैं। देश जानना चाहता है कि आखिर उनकी राय क्या है। क्या वो भ्रष्टाचारियों के साथ सुखी हैं? राजस्थान में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस में ललित मोदी के पक्ष में दिए गए वसुंधरा राजे के विटनेस पेपर को लेकर मामला और भी गर्मा गया है। सूत्रों के मुताबिक विटनेस पेपर पर दस्तखत वसुंधरा राजे के ही हैं, लेकिन लंदन की कोर्ट ने जब विटनेस पेपर को प्रमाणित करने के लिए उन्हें बुलाया तो वो नहीं गयी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए वसुंधरा का इस्तीफा मांगा है। जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए हैं, जिनको ललित मोदी ने रिलीज किया है, वो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं और इस पर कोई विवाद नहीं रहा। अब देखना सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक जो उनकी साख दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जो ह्यूमिलिएशन उनको सहन करना पड़ रहा है, वो अपने नेताओं का बचाव कब तक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को सफाई भी दी है। अपनी सफाई में वसुंधरा ने कहा है कि दस्तावेज के आखिरी पेज पर ही उनके दस्तखत हैं। इसके अलावा किसी पेपर पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। वसुंधरा ने दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कागजातों में हेरफेर की भी आशंका जाहिर की। कांग्रेस के हमलों के बावजूद वसुंधरा के मंत्री और बीजेपी के नेता उनके बचाव में जुटे हुए हैं। 3 पेज का लेटर है, उसमें आप एक पैरा पढ़ रहे हैं। पूरा लेटर पढ़िए, वो लेटर किस कंटेस्ट में था, उसकी जब जानकारी नहीं होगी तो उस पर क्या टिप्पणी करेंगे। उधर महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे पर भी 206 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा का बचाव किया है। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई नियमों को ताक पे रखा गया है। हाँ, जहां तक जो चीजें सप्लाई हुई है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो जरूर उसकी जांच होगी और स्वयं पंकजा मुंडे जी ने भी ये बात कही है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। केंद्र हो या राज्य सरकारें, एक के बाद एक बीजेपी की महिला नेताओं पर आरोप लगते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत से अपनी महिला नेताओं को बचाने में जुटी है, लेकिन विपक्ष भी जल्द हार मानने को तैयार नहीं। अब देखना यह है कि विवाद किस मंजिल पर पहुंचकर थमता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शहरों को स्मार्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। अगले 5 साल में देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। इसके अलावा शहर में रहने वाले सभी लोगों को घर देने की योजना की शुरुआत भी की गई है। साथ ही देश के 500 शहरों में पानी, सीवेज और यातायात जैसी सुविधाओं को भी आधुनिक बनाने की योजना को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाली अपनी 3 सबसे अहम योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पहली योजना के तहत देश में 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा। 5 साल में स्मार्ट सिटी पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना का मकसद बिजली, पानी और बेहतरीन सुविधाओं से लैस आधुनिक शहर का निर्माण करना है। ऐसे शहर जो दुनिया की किसी भी सिटी से किसी मायने में कम न हो। स्मार्ट सिटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 12 स्मार्ट सिटी बनेंगी। महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक और गुजरात में 6-6 स्मार्ट शहर बनेंगे। बिहार को 3 स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है। मोदी सरकार की कोशिश ये है कि हर राज्य को कम से कम 1 स्मार्ट सिटी मिले। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। प्रधानमंत्री ने 500 शहरों को सभी जरूरी सुविधाओं से लैस करने वाली अटल शहरी कायाकल्प योजना का भी आगाज किया। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए से इन शहरों को आधुनिक बनाया जाएगा। यही नहीं, शहर में रहने वाले सभी लोगों को छत मुहैया कराने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। सिर्फ मकान देना यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना।
उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। सरकार भले ही इन योजनाओं को देश की सूरत बदलने का अभियान करार दे रही हो, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। 100 स्मार्ट सिटीज बढ़ाने से हमारे शहर में रहने वाले या अर्बन इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, बल्कि जो शहर एग्जिस्ट करते हैं उनको स्मार्ट सिटीज कैसे बनाया जाए, इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। एक सामान्य मानवीय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबको घर देने का वादा किया है। इस वक्त देश में करीब 2 करोड़ घरों की जरूरत है। जाहिर है ये योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षी हैं और इन्हें पूरा करने के लिए बड़े संसाधन की जरूरत होगी। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7।